तो नमस्कार भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर तक हम बात कर चुके थे कि अगर मैं अपने 2 पॉइंट चार्जेस को एक मीडियम से उठा के दूसरे मीडियम में रख देता हूं तो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स है वो किस प्रकार चेंज होगा। ठीक है, और साथ के साथ हमने कुछ बातें करी थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम। ये सारी बातें हम अपने लास्ट लेक्चर तक कर चुके थे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं, क्या है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इस टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार कवर करने वाले हैं कि अगर आपका 11th क्लास में वेक्टर थोड़ा कम क्लियर होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें थोड़ी बहुत डीप में जाके इसमें हम चीजें कवर करें। तो आप लोग ध्यान से देखना एक बार इसको, है ना। पहले डायग्राम बना लो आप लोग। ये एक चार्ज है प्लस Q1, ये एक चार्ज है प्लस Q2 और ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R वेक्टर से। ठीक है, और ये जो R वेक्टर है, इस R वेक्टर की डायरेक्शन प्लस Q1 से प्लस Q2 की तरफ है, यहां से यहां। ठीक है, और ये Q1 पॉइंट चार्ज इस पॉइंट प्लस Q2 पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम नाम देते हैं F2 वेक्टर। और इस फोर्स को जो Q2 पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा उसे हम नाम देते हैं F1 वेक्टर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, जो ये प्लस Q1 और प्लस Q2 चार्ज के बीच में जो ये सेपरेशन है, ठीक है, ये होगी तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही ना, होगी तो ये डिस्प्लेसमेंट ही, इसलिए मैं इसको R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना कि यहाँ पे R वेक्टर हमने क्यों ले लिया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है तो वो डिस्प्लेसमेंट ही, इसलिए हमने यहाँ R वेक्टर लिया है। ठीक है, इसे, और R वेक्टर की डायरेक्शन प्लस Q1 से प्लस Q2 की तरफ है, ऐसे, तो याद रखना इसे। तो अब यहां लिखो आप लोग, F2 वेक्टर की क्या वैल्यू होगी इसकी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह आप इसे R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख लेना, और ये R कैप। ठीक है, और F1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर इनटू में R कैप। ठीक है, ये होगी F1 वेक्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ तो माइनस नहीं लगाया पर यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, ऐसा क्यों करा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो F1 वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, F1 वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, पर जो R वेक्टर की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन एक इंक्लूड करा है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली, क्या, कि मान लो कि अगर मैं R वेक्टर की यहाँ पे कोई वैल्यू लेता हूं, ठीक है, R वेक्टर की मैं यहाँ कोई वैल्यू ले लेता हूं, कुछ भी रैंडमली वैल्यू, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये तो आपको पता ही होगा ना कि हम किसी वेक्टर को इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे R कैप निकालना है तो वो मैं किस प्रकार निकालूंगा, R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर, यही होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना हो तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और एक चीज और है कि जो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, 1। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितनी होती है, 1 होती है।
तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इस बात का पता हमें यहां से कैसे चलेगा? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो ये यूनिट वेक्टर है आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है आर कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इस बात का पता मुझे इस एक्सप्रेशन से कैसे चलेगा? इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये कैसे पता लगता है हमें। क्या करेंगे हम, जैसे ये मेरा आर कैप है, तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि मैं अगर मैग्नीट्यूड या मॉड का साइन अगर मैं एक तरफ लेता हूं तो दोनों तरफ मतलब इस तरफ भी आ जाएगा, है ना। तो अब ये आर कैप का मैग्नीट्यूड, अच्छा अब जो ये पूरा मॉड है या जो पूरा ये मैग्नीट्यूड का साइन है ये ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रसाद की तरह, तो ऐसे बांट दो इसे, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो ये मैग्नीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसको मैं हटा भी दूंगा, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको इसका भी लॉजिक बता दूं कि अगर आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ ऐसे ही होगा। अब अगर मैं इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेता हूं या इसका भी मैं मॉड ले लेता हूं एक और, तो यार क्या फर्क पड़ रहा है, वो दोबारा यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बाद मॉड लगा लो और इसकी वैल्यू दोबारा क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या फर्क पड़ रहा है, जो मेरा अंडर रूट वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना। तो अगर मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में एक और मॉड लगा दूं तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पूरा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये चीज देख याद रखना, ये हो गया। अब ऐसे ही यहां पे क्या है, ये होता है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब मुझे ये वाला एक्सप्रेशन देख के भी पता लग रहा है कि जो मेरा आर कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरा 1 होगा, वो मुझे ये एक्सप्रेशन देख के भी पता लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज और है, अब एक और चीज है इंपॉर्टेंट वाली, वो क्या है कि जो आर वेक्टर है और जो आर कैप है, आर वेक्टर एंड आर कैप, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम होती है, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, पर अंतर किसमें होता है, इनके मैग्नीट्यूड में। ठीक है, जो आर वेक्टर और जो आर कैप है इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब अगर आर वेक्टर का हेड इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो आर कैप का भी जो हेड है वो इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, पर फर्क कहां आता है, वो इनकी लेंथ में, जो इनकी वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, जो इनके वेक्टर की लेंथ है, ये मान लो अगर ये पूरी लाइन आर वेक्टर है, ठीक है, तो जो मेरी ये छोटी सी लाइन होगी ये आर कैप होगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि दोनों पॉइंट तो सेम डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंस कहां आता है, दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ होती है, दोनों वेक्टर्स की लेंथ मतलब ये वाली लेंथ। ठीक है, और वेक्टर्स की लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, उन पर्टिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर्स की लेंथ को ही हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस कहां आता है कि आर वेक्टर और आर कैप में डिफरेंस कहां आता है कि जो इनकी लेंथ होती है या जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, जैसे अगर आपने अभी आर कैप का मैग्नीट्यूड निकाला वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं वो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग आ रहा है, हाँ बिल्कुल अलग आ रहा है, पर क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्या दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है,
हाँ बिल्कुल, दोनों का हेड एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये चीज थी यहाँ एक समझने वाली। ठीक है, अब उसके बाद अब एक चीज और है कि अब आप लोग मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे कि भैया अगर आर वेक्टर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, अगर आर वेक्टर और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या मैं यहाँ पे आर कैप की जगह आर वेक्टर नहीं लिख सकता था? ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ठीक है, चलो इसका अब हम जवाब देते हैं। क्या, मान लो अगर मैं यहाँ आर कैप की जगह एक बार को आर वेक्टर लिख लेता, ठीक है, एक बार को मैं यहाँ आर वेक्टर लिख लेता, F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू में आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, मान लो मैंने एक बार को यहाँ ये लिख लिया, ये यहाँ हटा लो इसको, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब हमें मैंने ये लिख लिया और मैं यहाँ पे बगल में, इसके जस्ट बगल में मैं यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ये उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसे? आप लोग पूछोगे भैया आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप लिख रहे हो ना ऐसे। मैं कहूंगा नहीं यार, मुझे आपको समझाना है, ये मुझे आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाना है, इसलिए मैं बीच में एक लाइन लगा दी। अब मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब क्या करो, आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो या दोनों तरफ मॉड लगा दो। F2 वेक्टर में अगर आप दोनों तरफ मॉड लगाते हो तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे में पहले ये मॉड इस पूरे में आएगा। ठीक है, ये मॉड पहले इस पूरे में आएगा, अब जो ये मॉड है वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, इस पूरे का मॉड आ जाएगा ऐसे, और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा, अब क्या होगा आगे, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अब ये पूरा मैग्नीट्यूड ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये मैग्नीट्यूड नीचे आएगा तो मैंने आपको बताया था आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद एक और मैग्नीट्यूड लगा लूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग पूछोगे क्यों ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि k की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहना है और Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, एक चीज आप लोग यहाँ नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, और इन दोनों का नेचर अपोजिट है, मतलब Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स निकालता हूं F K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये निकालता हूं, तो मैं यहाँ Q1 का और Q2 का साइन कभी नहीं डालूंगा। ठीक है, यहाँ जो Q1 पॉजिटिव साइन का था और Q2 नेगेटिव साइन का था, तो मैं जो फोर्स की वैल्यू लिखूंगा उसमें मैं Q2 का साइन कभी नहीं डालूंगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार हमें कंफ्यूजन होता है। मैं जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसमें मैं Q2 का साइन कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ मैं वेक्टर, यहाँ मैं डायरेक्शन के साथ जाऊंगा, यहाँ मैं फोर्स के डायरेक्शन के साथ जाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी Q2 का साइन नहीं रखूंगा। ये चीज आप लोग नोट कर लेना, याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, K Q1 Q2, ये पूरा ऊपर वाला भी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अच्छा, अब पॉजिटिव वैल्यू में मैं मॉड लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, F2 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक बार मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैंने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, तो ये मैग्नीट्यूड इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा मैग्नीट्यूड इधर और इधर, तो ये तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ फाइनली रिजल्ट क्या आएगा मेरा, के Q1 Q2 मतलब इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख पा रहे हो कि ये मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे नोट करवानी है कि जब हम पिछले लेक्चर्स में फोर्स की जो वैल्यू ले रहे थे, क्या था, फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, है ना। यही लिख रहे थे ना हम पिछले लास्ट लेक्चर में, या जो पिछले लेक्चर्स में मैंने फोर्स की वैल्यू लिखी थी वो कुछ इस तरह की लिखी थी। तो यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना आप कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इस f को अगर मैं f वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके लिख दूं, मतलब इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख दूं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लेना। f2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्टली f2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं है। r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या r का स्क्वायर, इन दोनों में भी कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। तो ये चीज नोट कर लेना, क्योंकि मुझे काफी कंफ्यूजन होता था इन चीजों में, मैं काफी कंफ्यूज रहता था कि यहाँ पे r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और r स्क्वायर में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है। इन चीजों में मैं काफी कंफ्यूज रहता था, तो ये आप नोट कर लेना पहले। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से जो मेरी f2 की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। पर यहां से जो f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड, यहां से f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आ रही है, पर यहां से f2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। इन दोनों में से सही कौन है? मैं कहूंगा यार ये सही है। ये कैसे सही हो सकता है? क्योंकि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्टेंस के, वो इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहां तो डिस्टेंस का स्क्वायर ही नहीं रह गया, ठीक है, पर यहां पे स्क्वायर मेंटेन्ड है। तो सही कौन सा होना चाहिए? ये वाला सही होना चाहिए। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा अब आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा कि हम यहां पे आर कैप की जगह आर वेक्टर ही क्यों नहीं ले लेते। क्योंकि अगर मैं यहां पे आर वेक्टर ले लेता हूं, अगर मैं यहां पे आर कैप की जगह आर वेक्टर ले लेता हूं, तो जो मेरा मैग्नीट्यूड आएगा ना फोर्स का, जो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो ही अलग आ जाएगा, उसी में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आर कैप लेता हूं, ठीक है, तो मेरे फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो, ठीक है, यही डिफरेंस है। इसीलिए मैं यहां पे आर वेक्टर नहीं लेता, ठीक है। मैं यहां आर कैप की जगह आर वेक्टर नहीं लेता। हालांकि दोनों पॉइंट तो सेम डायरेक्शन में करते हैं, है ना, पॉइंट तो दोनों सेम डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन तब भी मैं यहां आर वेक्टर नहीं ले सकता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा अलग आ जाएगा। तो फायदा क्या हुआ यूनिट वेक्टर लेने का? फायदा बेसिकली ये हो गया कि हमको अपने फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन जहां दिखानी थी वो भी हमने दिखा दी, और हमारा मैग्नीट्यूड भी सही आ गया। इसलिए मैंने यहां आर यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है ना। ये मेरा यहां फायदा हो गया। तो ये चीज हो गई। अच्छा चलो, आशा करता हूं आप लोगों ने ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। और जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा था ये भी आपने अच्छे से समझा होगा। क्या समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को यहाँ पे, कि यहाँ मैं आर कैप की जगह आर वेक्टर ही क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि दोनों तो सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम अपनी बात करते हैं थोड़ा सा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं। क्या लिमिटेशंस हो सकती है कूलम्ब्स लॉ की? तो पहले आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे, ठीक है। क्या है फर्स्ट, पहली लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस। लिमिटेशन फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये क्या होता है अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले आप लोग मेरे साथ कुछ एक डायग्राम बनाइए। ये कोई बड़े साइज का चार्ज है, पॉइंट चार्ज नहीं है, ये कोई बड़े साइज का चार्ज है, सर्कल शेप का। इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, ये एक बड़े साइज की बॉडी है जिसपे चार्ज दे रखा है हमने +Q1, ठीक है। और ये एक और बॉडी है बड़े साइज की
जिसपे हमने चार्ज दे रखा है प्लस Q2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी एज्यूम करो कि ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, ये दोनों पास नहीं है, अभी ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको पास में लाता हूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा और क्लोज लाता हूं, कुछ इस प्रकार, ये देखो मैं इनको क्लोज लेके आया, तो क्या होगा आप लोग सोच सकते हो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन कैसे होगा? इनिशियली तो ये दोनों बॉडीज जिन पे चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 था, इनिशियली ये दोनों बॉडीज काफी दूर दूर थी, ठीक है। जब मैं इन बॉडीज को पास लेके आया तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के इस सरफेस पे था, इस तरफ था, और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के इस तरफ था, इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होने के इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इंड्यूस हो जाएंगे, और ये जो चार्जेस हैं वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे बॉडी के पीछे वाली साइड में, यानी पीछे पिछली तरफ, कुछ इस तरह से, ये देखो ऐसे ये शिफ्ट हो जाएंगे चार्जेस सारे, ठीक है, देख पा रहे हो। और यहाँ पे चार्जेस बहुत कम कम बचेंगे, यहाँ पे बहुत कम कम चार्जेस बचेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि इंडक्शन हो गया चार्जेस का, है ना। तो ये चीज थी। अच्छा, अब जब मैं इन दोनों बॉडीज के बीच में, अब जब मैं इन दोनों बॉडीज के लिए अपना कूलम्ब्स लॉ लगाता हूं, ठीक है, मत मान लो मैं ये दोनों जो बड़े साइज की बॉडीज हैं इनको मैं पहले पास लाया, पास लाने के कारण क्या हो गया, चार्जेस का इंडक्शन हो गया। जो चार्जेस आगे फ्रंट सरफेस पे थे, मतलब जो चार्जेस आगे फेस कर रहे थे वो पीछे चले गए, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, इन दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले आप लोग मेरे साथ एक बार नोट करना, ये P1 है और ये P2 है, और ये क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो जब हमारे चार्जेस का इंडक्शन हो गया, ठीक है, चार्जेस का जब इंडक्शन हो गया तो कोई भी चार्ज आगे वाले सरफेस पे बचा ही नहीं, ठीक है। जब आगे वाले सरफेस पे चार्ज बचा ही नहीं तो जो मेरी डिस्टेंस आर थी इन दोनों के बीच में, जो मेरा सेपरेशन था, जो आर था, उसको मैं अपने कूलम्ब्स लॉ में कंसीडर ही नहीं करूंगा, ठीक है, उसको मैं अपने कूलम्ब्स लॉ में कंसीडर नहीं करूंगा। और अब मैं अपने कूलम्ब्स लॉ में कौन सी डिस्टेंस कंसीडर करूंगा, आर इफेक्टिव वाली डिस्टेंस, जो यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके जो यहां तक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सारे चार्जेस इंडक्शन के कारण तो पीछे शिफ्ट हो गए, ठीक है, और वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि अभी कहां शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पर इतना पता है कि पीछे जाके शिफ्ट हो गए हैं। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे आर लेने में, ठीक है, इन दोनों बॉडीज के आर लेने में हमें कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों बॉडीज के आर लेने में हमें बहुत कंफ्यूजन आ रहा है। इसलिए यहां से रिजल्ट क्या निकाला गया कि हम कूलम्ब्स लॉ किसी भी बड़े साइज की बॉडी के लिए नहीं लगा सकते डायरेक्टली, ठीक है। हम अपना कूलम्ब्स लॉ किसी बड़ी साइज की बॉडी के लिए डायरेक्टली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? भाई लोगों देख रहे होगे, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन होने के कारण जो आर आप लोगों की असली में आर ये होना चाहिए था, पर हो कौन सा आर गया, आर इफेक्टिव वाला हो गया, ठीक है। तो यहां से गड़बड़ी हो जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सा आर लें, ये वाला लें जो हमें कायदे से तो ये वाला लेना चाहिए, पर लेना ये वाला पड़ रहा है मजबूरी में, तो कंफ्यूजन आ गया। इस कारण हम बड़ी साइज की बॉडीज में कभी भी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हम अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं किन्हीं दो बॉडीज के बीच में, तो उन दोनों बॉडीज का पॉइंट चार्ज या पॉइंट शेप का होना जरूरी है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बॉडीज होनी चाहिए। अच्छा, और पॉइंट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में शायद बहुत अच्छे से समझाया था,
कि पॉइंट का मतलब क्या होता है। पॉइंट का मतलब बेसिकली होता ये है कि उन दोनों बॉडीज के बीच में सेपरेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, अगर ये दोनों मान लो मेरी दो चार्ज बॉडीज हैं, इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट बॉडीज ट्रीट करूंगा। पर अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में जो सेपरेशन है वो मैं यहां से घटा के यहां ले आता हूं, ठीक है, तो अब मैं इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पॉइंट बॉडीज ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपना अपना देखने का नजरिया होता है। दूर कर देंगे तो पॉइंट बॉडीज हो जाएंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, पास ले आएंगे तो वो पॉइंट बॉडीज रहेंगी नहीं, वो फिर मैसिव बॉडीज हो जाएंगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां यही मतलब है कि बड़ी साइज की बॉडीज में हम डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गड़बड़ी आ गई, बात खत्म यहीं पे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना दूसरा लिमिटेशन, कूलम्स लॉ का सेकंड लिमिटेशन क्या होता है। क्या है सेकंड लिमिटेशन? लिमिटेशन फॉर स्टैटिक चार्जेस। अच्छा, एक बात और है, मैसिव बॉडीज में, मैसिव बॉडीज के लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई कैसे करते हैं, ये बात हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में जरूर करेंगे। ठीक है ना, मैसिव बॉडीज में भी कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। हम डायरेक्टली ऐसे डिस्टेंस लेके अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? इंडक्शन हो जाता है, बात खत्म। लिमिटेशन फॉर स्टैटिक चार्जेस, क्या लिमिटेशन है कि मान लो यहां पे मेरा एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, और यहाँ पे एक और चार्ज है प्लस Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है ना, और ये इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है, ये यहां मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये इधर मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। कब मूव कर रहे हैं ये v1 और v2 वेलोसिटी से? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम इन्हें देख रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं सोचूंगा, ठीक है, अब अगर मैं सोचूं कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगेगा, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन r स्क्वायर। ठीक है, मैं ये सोचूंगा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो कूलम्बिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। थिंकिंग ये हम सोचेंगे, पर असली में अगर हम देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज या कोई भी बड़ा चार्ज, मैसिव बॉडी वाला चार्ज अगर मूव करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है, जिसे हम अपने 4th चैप्टर में जरूर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां इसका रीजन क्या है कि ये नहीं हम यहाँ पे मतलब यहां इसका रीजन क्या है कि जब अपनी बॉडीज मूव कर रही होंगी दोनों, तो हम ये नहीं लगा सकते। इसका रीजन ये है कि इसके साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी, जिसके कारण डायरेक्टली हम ये फोर्स या ये कूलम्स लॉ इन दोनों चार्जेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो नेट फोर्स आएगा बेसिकली वो क्या आएगा, F कूलम्बिक फोर्स तो है ही, प्लस F मैग्नेटिक, ये हो जाएगा हमारा नया फोर्स। ठीक है, सोचते हम ये हैं, ठीक है, सोचते हम ये हैं, पर आएगा असली में ये। ठीक है, आएगा असली में ये, और ये आता क्यों है या मैग्नेटिक क्यों आता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस दोनों को, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है। अच्छा, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ ऐसा सा हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स, तो यार नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ ऐसे होगा, मतलब अगर आप रफली सोचो तो कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी, इसलिए यहाँ पे एक और फोर्स आ जाता है F मैग्नेटिक नाम का। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इसका पूरा मतलब क्या था इस पूरे पॉइंट का, कि अगर स्टैटिक चार्ज होंगे तो ही हम कूलम्स लॉ लगा पाएंगे। ठीक है, अगर दो पॉइंट चार्जेस
स्टैटिक होंगे या वो रेस्ट पे होंगे, तभी हम उन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा पाएंगे। अगर वो मोशन कर रहे होंगे तो हम उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होने के कारण कुछ नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा आ जाता होगा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई फोर्स लगाए, नॉर्थ पे साउथ लगाएगा, ऐसा करके कुछ आ जाता होगा डेफिनेटली। रफली आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, और ये फोर्स आ गया हमारा एफ मैग्नेटिक। ठीक है, इस कारण हम यहां अपना कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब मेरा अगला क्या था, अगला पॉइंट था मेरा हाँ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री particles under electrostatic forces। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेईई मेंस में शायद इस टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन बन सकता है कभी, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से करना आप लोग। मान लो मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, जिसका चार्ज है एक पॉइंट चार्ज रखा है जिसपे चार्ज दिया हुआ है प्लस Q1, और एक और पॉइंट चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे जिसपे चार्ज है प्लस Q2, और एक और पॉइंट चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी इस पे चार्ज मान लो प्लस Q3, इस पे चार्ज मान लो प्लस Q2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सेपरेशन होगा। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे नोट कर लेना कि दिस सिस्टम would be in equilibrium if Q1 and सॉरी, अरे हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ पे, ये मैंने गलती कर दी एक छोटी सी। यहाँ पे मैंने चार्जेस तो रखे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे इन पे चार्जेस का नहीं पता। मुझे इन पे जो ये चार्जेस हैं अभी इनका नहीं पता। अभी मैं इनको एनालाइज करके बताऊंगा कि इन पे चार्जेस क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम अभी एनालाइज करके सीखेंगे कि इन चार्जेस पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ताकि ये पूरा सिस्टम, ये जो तीन चार्जेस का ये सिस्टम है, ये पूरा हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन एंड Q3 is of opposite sign। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों ने ये नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे मेरे साथ साथ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये सिस्टम है, दिस सिस्टम वुड बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन एंड Q3 इज ऑफ अपोजिट साइन। अगर मेरा Q1 और Q2 ये दोनों सेम साइन के होंगे, मतलब मान लो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है और Q3 मेरा नेगेटिव है साइन के फॉर्म में, तभी मेरा ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तभी मेरा ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। यहाँ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। हर एक पॉइंट चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, और इन तीनों पॉइंट चार्जेस का किसी भी डायरेक्शन में कोई भी किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम का यही मतलब है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। अच्छा, अब इसको एनालाइज करते हैं कि Q1 और Q2 का जो साइन है वो सेम होना चाहिए।
और Q3 का जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। मान लो यहां मैंने Q3 को पॉजिटिव मान लिया, Q3 को मैंने यहाँ पॉजिटिव मान लिया और Q1 को यहाँ नेगेटिव और इसको भी यहाँ नेगेटिव मान लिया मैंने। ठीक है, तो सोचो अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है, देखते हैं कैसे रह सकता है। Q3 Q1 पे एक कूलम्बिक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, लगा दिया। अच्छा, अब जो ये माइनस Q2 है वो माइनस Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। हाँ यार, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो क्या अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा? हाँ भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अब वैसे इसको देखते हैं, ये माइनस Q2 है, Q3 इस पे कूलम्बिक फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो Q3 इस पे एक कूलम्बिक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, लगा दिया। अच्छा, माइनस Q1 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाते हैं, ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या ये माइनस Q2 भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब वैसे ही अगर इसको देखें तो ये माइनस Q1 इस प्लस Q3 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये माइनस Q2 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या इस पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अगर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर हम इसके उल्टा काम करते हैं, अब मैंने क्या करा कि इसको मैंने ले लिया पॉजिटिव का और इसको मैंने क्या ले लिया नेगेटिव का। तो सोचो अब क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? चलो देखते हैं होगा कि नहीं। ये Q3 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये माइनस Q2 भी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो देख पा रहे हो ये यहाँ ये भाग के इनके पास चला जाएगा। अब वैसे ही ये प्लस Q1 इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये भी इस पे लगाएगा फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, पर ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो माइनस Q3 है और ये माइनस Q2 है, ये दोनों तो इस पे फोर्स लगाएंगे इधर, तो ये चार्ज इनके पास भागा चला आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्लस Q1 वाला चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं इसको देखता हूं ध्यान से तो ये जो है ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब अगर मैं इसको देखूं, ये जो प्लस Q1 चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा कहां? इधर। ये जो प्लस Q1 चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये माइनस Q3 चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब मैं इन दोनों को नेगेटिव चार्ज लेता हूं और इसे पॉजिटिव लेता हूं तो मेरा पॉसिबल है कि ये वाला जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रह जाए क्योंकि Q3 इस पे लगा रहा है फोर्स इधर और ये इस पे लगा रहा है फोर्स इधर। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया ना, इधर लगाएगा तो पॉसिबल है कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, पर ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यहां मैं नहीं कह सकता कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम होने का मतलब ही ये है कि अगर सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं वो सारे ही इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, पर यहां तो सारे नहीं हो पा रहे इस पर्टिकुलर केस में, तो मैं यहां यही कहूंगा कि यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कुछ भी कर लो ऐसे ही, यहां पे ऐसे आप नेगेटिव लगा दो, ठीक है, इस पे पॉजिटिव लगा दो, कुछ भी मतलब करके देख लो, किसी भी केस में आप लोग देखोगे कि ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा। पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा। एक आधा चार्ज आ सकता है, जैसे इस केस में ये चार्ज आया इक्विलिब्रियम में आ सकता है शायद, पर पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, नोट करने लायक, और इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना। और बाकी बातें अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे टॉपिक समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।